बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे आइसोटोप्स के बारे में, उसके बाद फिर हम बात करेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में। अब बच्चों, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारा पहला टॉपिक है आइसोटोप्स वाला, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से सिर्फ MCQs वगैरह ही पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही कम चांस है कि यहाँ से कभी शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, या फिर इसकी बेस पे कोई ना कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। कैसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस लेक्चर के एंड पे आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा भी, साथ साथ भी कुछ क्वेश्चन बताता जाऊंगा, उनका आंसर भी बताऊंगा कि कैसे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और कैसे आपने उसका आंसर करना है। ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं जी आइसोटोप्स के बारे में। बच्चों, ये बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले भी छोटी क्लासेस के अंदर आप ये सीख कर आए हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। एक ही एलिमेंट होने का मतलब ये है कि जितने भी एटम्स होंगे ये सारे हाइड्रोजन के होंगे, ये सारे कार्बन के होंगे, यानी एक ही एलिमेंट्स के एटम होंगे। ठीक है ना? तो हम यूँ कहते हैं एक ही एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं एक ही एलिमेंट के एटम जिनके अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। उन्हें हम कहते हैं ये आइसोटोप्स हैं। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना हमारे पास आइसोटोप, ये एक ग्रीक लेटर से बनी आइसोटोपोस, जिसका मतलब होता है सेम पोजीशन। क्यों? देखो, अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो जितने भी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कार्बन के आइसोटोप्स की, तो जितने भी उसके आइसोटोप्स हैं वो पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पर पाए जाते हैं। इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये आइसोटोप्स हैं। इसका नाम ही इस वजह से पड़ा। ठीक है, क्योंकि ये जिससे बना है, जिस लेटर से, वो क्या है? आइसोटोपोस, जिसका मतलब है सेम प्लेस। तो ये सेम प्लेस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक जगह पर पाए जाने की वजह से है। बात कर लेते हैं जी इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर। बच्चों, एग्जाम्पल आप जो पहले सीख के आए, मैं वही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं जो कि हमें पेपर में पूछा जाए, सिर्फ आपको एक बार रिवाइज कराना था। तो हमारे पास आसान तरीन, सबसे आसान एग्जाम्पल आ जाती है जी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। दूसरे का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। तीसरे का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर कितना है? 3। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर चेंज है। ठीक है, अब अगर दूसरे तरीके से इसको समझें तो एटॉमिक नंबर 1 होने का मतलब है प्रोटॉन इसमें 1 है, प्रोटॉन इसमें भी 1 है, प्रोटॉन इसमें भी 1 है, तो प्रोटॉन की तादाद इनमें सब में सेम है। ठीक है, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए, मास नंबर कैसे बनता है जो हम ऊपर लिखते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें इसका एक प्रोटॉन था, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 1 था, और मास नंबर भी 1 है, यानी इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन मौजूद ही नहीं है। यहां देखो, एटॉमिक नंबर 1 था ना, यानी एक प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन मास नंबर 2 है। इसका मतलब यह है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक, यहां पर देखिए मास नंबर 3 है, एक तो प्रोटॉन है, फिर 2 इसके अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन, क्योंकि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटॉन तो 1 था, बाकी 2 न्यूट्रॉन। इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं, इसमें 1 न्यूट्रॉन, इसमें 2 न्यूट्रॉन। तो ये देखिए प्रोटॉन सेम थे, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। तो एक ही एलिमेंट के ये एटम है, वो एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, मैसेज डिफरेंट है, प्रोटॉन नंबर सेम है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, इनको कहा जाता है आइसोटोप्स। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हैं। क्लोरीन के आइसोटोप्स की बात कर सकते हैं, आप कार्बन के आइसोटोप्स की बात कर सकते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स बड़े मशहूर हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यानी सबका एटॉमिक नंबर सेम है, 6 6 6, मास नंबर डिफरेंट है, 12, 13, 14। ठीक है, तो ये आसान सा सिंपल सा एग्जाम्पल था हमारे पास आइसोटोप्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं ना, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। इस वजह से हम इनको केमिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। मतलब आपको एक हाइड्रोजन एटम्स के कुछ मिकदार दे दी गई, उसके अंदर प्रोटियम भी होंगे, ड्यूटियम भी होंगे, ट्रिटियम भी होंगे। अगर आप चाहें कि किसी केमिकल प्रोसेस की हेल्प से इन तीनों को अलग अलग कर लें तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड कर रही होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर।
तो इलेक्ट्रॉन इन तीनों के अंदर सेम है, सबके अंदर एक 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 है। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम है। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब भी आप इनको सेपरेट आउट करेंगे तो इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है, तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, ये ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम फिजिकली आइसोटोप्स को जो है वो सेपरेट आउट करते हैं। ठीक हो गया, पढ़ेंगे हम उसको, मैं आगे चल के डिटेल में समझाऊंगा आपको। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ बच्चों। हमारे पास तकरीबन कोई 3000 के करीब जो है वो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और उसमें से सिर्फ 257 जो है वो हमारे पास स्टेबल आइसोटोप्स हैं, बाकी सब के सब अनस्टेबल हैं। क्या मतलब है वो अनस्टेबल का? मतलब ये हुआ कि जो बाकी अनस्टेबल है ना, वो ऐसा करते हैं, कुछ रेडिएशन एमिट करते हैं और अपनी असल हालत से किसी और हालत में चेंज हो जाते हैं, यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं, या उनके अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं वो अनस्टेबल हैं। और ये जो अनस्टेबल है ना हमारे पास आइसोटोप्स, इनको हम बोलते हैं रेडियो आइसोटोप्स। ठीक है बच्चों, तो ये था आसान सा, सिंपल सा, छोटा सा कॉन्सेप्ट आइसोटोप्स का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जी दो मजीद टर्म की, एक आइसोबार और दूसरी है हमारे पास आइसोटोन। आइसोबार क्या होता है और आइसोटोन क्या होता है? बच्चों ये आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, एमडी कैट वगैरह के एग्जाम में भी आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे। ठीक है ना, क्या होता है जी हमारे पास आइसोबार्स? आइसोबार बच्चों हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स में मैंने बोला था सेम एलिमेंट्स के एटम, अब मैं बोल रहा हूं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम होता है। इनको हम बोलते हैं सिंपली आइसोबार्स। यूं डिफाइन करेंगे, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जांपल में देखिए, हमारे पास कार्बन और नाइट्रोजन, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इन डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने एटम्स लिए हुए हैं, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये देखिए, कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स से कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, उसमें से हमने एक लिया हुआ ये वाला कार्बन 14। ठीक है, और ये है हमारे पास नाइट्रोजन। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं ये। ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, क्योंकि एलिमेंट्स ही अलग अलग होते हैं तो एटॉमिक नंबर तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा। एक का 6 है और एक का 7, बट मैसेज सेम है। ये देख सकते हैं आप, 14 मैथ है इसका, 14 मैस है इसका, तो ये दोनों कहलाते हैं आइसोबार। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, एक ऑक्सीजन है और एक हमारे पास फ्लोरीन है। ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम लिए, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर देखिए 17 सेम है। तो ये भी हमारे पास क्या है, आइसोबार है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास, वो आ जाती है जी आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स भी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है, या न्यूट्रॉन की तादाद हमारे पास सेम होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, पहले डेफिनेशन देखिए, एटम्स हैविंग द सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जांपल में एक हमारे पास है कार्बन और एक है नाइट्रोजन। अब कार्बन के जो 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, उसमें से हमने कार्बन 13 वाला लिया है। ठीक है, और एक हमने ले लिया जी नाइट्रोजन। देखो अब ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है, ये और एलिमेंट है, ये और एलिमेंट है। ठीक है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अंडरस्टूड सी बात है, जब एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट है तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इनके अंदर जो न्यूट्रॉन की तादाद है वो हमारे पास सेम है। कैसे पता चला? जब भी आपने न्यूट्रॉन नंबर निकालना है या न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है तो याद रखो बच्चों, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया करो, तो आपको न्यूट्रॉन की तादाद मिल जाएगी। 13 में से 6 गए तो आपको आंसर मिलेगा 7। अब इसमें देखिए 14 में से 7 गए तो आपको आंसर मिलेगा 7, यानी इसमें भी 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी हमारे पास 7 न्यूट्रॉन्स हैं। तो ये हमारे पास जो है वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास डिफरेंट है बट इनका जो न्यूट्रॉन नंबर है ना बच्चों, वो हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम आ गया है। ठीक है, ओके जी। अब हम यहाँ पे हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। जल्दी से मैं इनको कंपेयर कर देता हूँ। याद रहे कि आइसोटोप्स में हम कहते हैं सेम एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार में हम कहते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है। और आइसोटोन में हम क्या कहते हैं कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट उनका न्यूट्रॉन नंबर यानी उनके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो हमारे पास सेम है। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहां तक हमारा पहला लेक्चर हुआ कंप्लीट। अब हम सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, ओके जी। सेकंड पार्ट है जी हमारा मास स्पेक्ट्रोग्राफ।
बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये जो पहला टॉपिक है आइसोटोप्स का, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेम होती हैं। इस वजह से हम उनको केमिकल प्रोसीजर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिफरेंट आइसोटोप्स मिक्स होके आ गए ना, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 मिक्स होके आ गए, आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते बाय केमिकल प्रोसेस, उसको फिर आप फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट करते हो। तो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस डिवाइस का नाम है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है बच्चों, अब बात जरा ध्यान से सुनिएगा। मैस स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आइसोटोप्स को अलग अलग यानी सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल होती है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? देखो, आपको जो एक मिकदार मिली थी कार्बन की, जिसमें मिक्स थे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, आपने उसमें से ये देखना होता है कि कौन से आइसोटोप जो है वो ज़्यादा मिकदार के अंदर पाया जाता है और कौन सा कम मिकदार के अंदर पाया जाता है। फर्ज कर लें एक आइसोटोप है जो कार्बन 12 वो 80% पाया जाता है, फ़र्ज़ कर लें, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, और कार्बन जो 13 है वो हमारे पास 15% पाया जाता है, और जो कार्बन 14 है वो 5% पाया जाता है। ऐसे ही आपको मतलब एक मैंने एज्यूम किए वैल्यूज़ आपको समझाने के लिए कि क्या मतलब होता है रिलेटिव अबंडेंस का। ठीक है, ओके, ये एक आसान सा उसका तरीका था। तीसरी पॉइंट जो आती है हमारे पास वो ये कि इस डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं जी आइसोटोप्स का मैस फाइंड करने के लिए, वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं अभी जल्दी से। तो क्या होता है जी मैस स्पेक्ट्रोग्राफ? मैस स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ डिवाइस यूज्ड टू सेपरेट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। पहली बात, ठीक है, मेजर देयर रिलेटिव अबंडेंस, उनकी रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करने के लिए कि कौन सा कितनी मिकदार के अंदर पाया जाता है नेचुरली, एंड टू डिटरमाइन द मैसेज ऑफ आइसोटोप्स एक्यूरेटली, और इन आइसोटोप्स के मैसेज को एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, अब इस डिवाइस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसके डिफरेंट पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन सी इसकी कंस्ट्रक्शन में पार्ट शामिल है उनको ज़रा देख लीजिए। नंबर 1 पे हमारे पास वेपोराइजेशन चैम्बर, जिसमें आइसोटोप्स को हम वेपोराइज करते हैं पहले। ठीक है, इसके नाम से जाहिर है। नंबर 2 है जी आयोनाइजेशन चैम्बर, जिसमें हम इन आइसोटोप्स को आयोनाइज करते हैं, यानी इनको चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। बताऊंगा कि क्यों चार्ज पार्टिकल में हम इसको कन्वर्ट करते हैं आगे चल के। ठीक है, तीसरा है जी एक्सेलरेशन चैम्बर, या एक्सेलरेटिंग चैम्बर भी कहते हैं इसको, कि जो हमारे पास आइंस आ गए आइसोटोप्स के, उनको एक्सेलरेट किया जाता है, यानी उनको मूव कराया जाता है तेज़ी के साथ। ठीक है, और फिर चौथा है जी हमारे पास वेलोसिटी सिलेक्टर। वो क्या करता है जी, मखसूस वेलोसिटी यानी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल को अलाउ करेगा, बाकी को रोक लेगा, यानी एक ही वेलोसिटी वाले पार्टिकल को आगे की तरफ जाने देगा। फिर है जी हमारे पास डिटेक्टर, जो उनको डिटेक्ट करेगा, और काउंटर, जो उसको काउंट करके ग्राफ वगैरह शो करता है। ठीक है, अब इनके शॉर्ट नेम मैंने यहाँ पर लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थी, तो हमने इनके जो है वो शॉर्ट नेम लिखे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये डायग्राम भी है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा सबसे पहला वेपोराइजेशन चैम्बर, ये आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर, उसके बाद फिर हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेटिंग प्लेट्स वगैरह। ठीक है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर आ गया, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। फिर ये हमारा एम्पलीफायर है, जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। लास्ट में काउंटर है। ठीक है बच्चों, अब ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप पेपर में भले ही ना बनाए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। असल में जो डायग्राम पेपर में आपने बनानी है वो ये वाली है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिस की हुई हैं, उसको प्रॉपर्ली दिखाया नहीं गया। यहाँ पर मैंने वो चीज़ें आपको प्रॉपर्ली दिखा दी हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सिंपल से आसान तरीके से समझाऊंगा। पेपर में आप ये डायग्राम बना लीजिएगा, इसके बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो कोई परेशानी की बात नहीं, आप इसको खाली बना दीजिए, यही काफ़ी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा वर्किंग प्रिंसिपल देख लीजिए, हम किस तरह से इन आइसोटोप्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं और उनका मैस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। करना हमने ये है कि सबसे पहला काम ये कि जो भी आइसोटोप्स आए उनको वेपोराइज कर लिया। वेपोराइज करने के बाद फिर हम उसको आयोनाइज करते हैं, यानी उन पे चार्ज आ जाए। ठीक है, चार्ज आने के बाद अब हमने उन पार्टिकल्स को तेज़ी से आगे की तरफ मूव कराना है। ठीक है, उसके लिए फिर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आप उन जो चार्ज पार्टिकल है उनको एक्सेलरेट कराते हो, तेज़ी से मूव कराते हो। उन तेज़ी से मूव करते हुए पार्टिकल को फिर आपने मैग्नेटिक फील्ड से पास कराना है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलरली पास करते हैं तो एक चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है वो उसको क्या करती है जी, टर्न कर देती है सर्कुलर पाथ के ऊपर। तो अलग अलग मैस रखने वाले हमारे पास ये आइसोटोप्स होते हैं, अलग अलग रेडियस के ऊपर आके ये जो है वो बेंड हो जाते हैं और इनको हम सेपरेट आउट करते हैं। फिर सुन लो ध्यान से,
पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले अभी मैं बताऊंगा अभी ये सब चीज़ें। पहला काम हम ये करते हैं कि इनको वेपोराइज करते हैं, आइसोटोप्स को वेपोराइज करके आगे भेजते हैं। ये हमारा वेपोराइजिंग चैम्बर है, ठीक है। वेपोराइज करते हैं, वेपोराइज करने के बाद हम आगे भेजते हैं जी इधर जो हमारा नेक्स्ट है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइज करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें, वजह क्या है? देखो बच्चों, हमने इन आयंस को हाई वेलोसिटी से लेके जाना है और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराना है। तो चार्ज पार्टिकल को अगर मूव कराना चाहते हो ना, तो मूव कराने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दो। अगर आप इनको आयोनाइज ना करते, आइसोटोप्स को इन पर चार्ज ना लाते, तो फिर कैसे एक्सेलरेट कराते आप उन पार्टिकल को? तो इस वजह से हमने आइसोटोप्स को आयोनाइज किया। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि हमारे पास जो यहाँ पे हमने इसको आयोनाइज किया, आयोनाइजिंग चैम्बर, तो क्या ज़रूरत है आयोनाइजिंग चैम्बर की? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आयोनाइजिंग चैम्बर, या क्यों हम इसको आयोनाइज करते हैं? रीज़न बिहाइंड दैट, तो रीज़न ये है कि आपने इन पार्टिकल को तेज़ी से मूव कराना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड से पास कराना है। तो तेज़ी से मूव कराना चाहते हो तो उसके लिए पहले उसके ऊपर चार्ज लाओ। जब वो चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसके लाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तेज़ी से मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल को मूव करा सकती है। इसलिए हमने इसको आयोनाइज कराया, ठीक है। तो आपने इनको पहले वेपोराइज किया, फिर आयोनाइजेशन चैम्बर में भेजा इसको। वहाँ पर एक हीटर होता है जो उसको हीट देता है। तो एटम जब हीट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद यहाँ पर एब्जॉर्बर होता है जो इलेक्ट्रॉन को उधर ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब आपके पास जो आइसोटोप्स थे ना, वो आयंस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब वर्किंग प्रिंसिपल ही साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। अब आपके पास ये जो आयन बन गए ना, इन आयंस को अब आपने तेजी से मूव कराना है। तेजी से मूव कराने के लिए आप इसको क्या देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो। ये देखिए, ये दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। और इन प्लेट्स को ना अंदर की तरफ चार्ज होता है, आउटसाइड नहीं, इनसाइड चार्ज होता है, ठीक है। तो जब यहां से ये पार्टिकल इसमें एंटर होते हैं, चार्ज पार्टिकल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको तेजी से आगे लेके चलती है। कैसे, मैं बताता हूँ। फर्स्ट कर लो, देखो ये हमारे पास एक साइड है, ये दूसरी साइड है प्लेट की। इसके इन साइड हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसके इधर हमने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज आयन इसमें इंटर होता है, तो ये प्लेट उसको रिपेल करेगी और ये अट्रैक्ट करेगी, तेजी से आगे की तरफ मूव करके जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है हमारे पास, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हमने उसको एक्सेलरेट कराते हैं। फिर एक्सेलरेट कराने के बाद फिर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली भेज देते हैं। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में टर्न कर देती है। अलग अलग मैस रखने वाले पार्टिकल अलग अलग रेडियस में जब टर्न करके जाएंगे, तो वो सारे जो आइसोटोप्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को हम आगे डिटेल से चल के पढ़ेंगे। पहले वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, आयंस ऑफ आइसोटोप्स आर एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्किंग प्रिंसिपल में आपने पहले उन आयंस को क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके एक्सेलरेट किया, देन डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाके डिफ्लेक्ट किया इन डिफरेंट रेडियाई अकॉर्डिंग टू देयर मैसेज। ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। पहले आइसोटोप्स को तेजी से मूव कराना है और लाके सीधा पटकना है हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। पटकेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो अलग अलग रेडियाई के अंदर टर्न कर जाएंगे, ठीक है। अब वो अलग अलग रेडियाई इनके मैसेज के ऊपर होगा, अलग अलग मैसेज होंगे, अलग अलग रेडियाई में आएंगे, इसलिए सारे आइसोटोप्स अलग अलग हो जाएंगे, आपको सेपरेट होकर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर सुनिए क्या है वर्किंग प्रिंसिपल, कि हमने आयंस ऑफ आइसोटोप्स को पहले एक्सेलरेट कराना इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर उसको पटक देना हमने कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में। जब उसको मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकोगे तो वो हमारे पास जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और सर्कुलर पाथ के मूव कर जाएगा, अलग अलग रेडियाई के अंदर मूव करके जाएगा और आपको सेपरेट होकर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये था इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये इसकी डायग्राम है, मैंने यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। यहाँ पर ये इसमें देख सकते हैं, ये हमारा आयोनाइजिंग चैम्बर है। आयोनाइज करके आप, ठीक है, क्या करते हो, इसके अंदर हीटर लगा हुआ है, हीटर हीटअप करता है, एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अब ये आयन पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को फिर यहाँ से एंटर किया जाता है। अब ये देखें जी, ये हमारे पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है जो यहाँ पर दिख रही है आपको, एक ये और एक ये क्या करती है जी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इनर सरफेस के ऊपर, बाहर नहीं, इनर सरफेस पे, और इसका नेगेटिव चार्ज है इनर सरफेस पे। तो जैसे ही यहाँ पर इंटर हुआ तो ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करके फटाफट से ऊपर भेजेगी, ठीक है, और यहाँ से ये निकल के यूँ आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड आप देख सकते हैं, ये डार्ट जो है वो इंडिकेट कर रहा होता है कि इस बोर्ड में से ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है, ठीक है। एक क्रॉस से हम शो करते हैं, एक को डॉट से शो करते हैं। अब ये जो डॉट है ना, डॉट, ये डॉट शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर को निकल के यूं आ रही है। अगर क्रॉस होता तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूं इंटर हो रही होती बोर्ड में,
ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर आ रही है, यहां से हमने उसके अंदर पार्टिकल को भेजा, तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल आइन जो आइसोटोप्स के आइन थे यानी चार्ज पार्टिकल थे वो मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। और उस फोर्स के साथ फिर ये अलग अलग रेडियाई के अंदर आप देख सकते हैं ऐसे टर्न करके चलेगी। अब मैं आपको इसकी वर्किंग वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1 पॉइंट, आइसोटोप्स आर आयोनाइज्ड इन द आयोनाइजेशन चैम्बर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन एंड लीविंग द पॉजिटिव आयन। पहला स्टेप ये है, इस आयोनाइजिंग चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन में एटम में से या आइसोटोप में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, उसको पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये पॉइंट अब क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने 2-3 मरतबा इसको रिवाइज करा दिया। These positively ions are accelerated by the slit S1 and S2 using the potential difference। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया था उसको इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट की हेल्प से एक्सेलरेट करा दिया, मूव करा दिया, तेजी से मूव करा दिया, ठीक है। और याद रहे इसी पार्टिकल को चार्ज बनाया है हमने, तभी ये तेजी से इसके अंदर मूव करके जा रहा है। ये वजह थी आइसोटोप्स को आयोनाइज करने की, जो कि क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहां से आके हम क्या करते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अलाउ कर देंगे, परपेंडिकुलरली मूव करे। तो तीसरा पॉइंट पे आइए। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और भी है, ये वेलोसिटी सिलेक्टर। अब जो पार्टिकल आ रहे हैं ना, ये आइंस के जो तेजी से मूव करते हुए आ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। हमने आगे वेलोसिटी सिलेक्टर लगाया है। वेलोसिटी सिलेक्टर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिर्फ एक मखसूस वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल को ही अलाउ करती है, बाकियों को रोक लेती है, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर आगे लगा हुआ है जो कि एक मखसूस वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल को ही अलाउ करेगा, यानी सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल आगे जाएंगे, ठीक है। वेलोसिटी सिलेक्टर अलाउज ओनली अ पार्टिकल ऑफ द सेम वेलोसिटी टू पास थ्रू इट। सिर्फ सेम वेलोसिटी वाले पार्टिकल ही उसमें से पास कर सकते हैं। कोई एक मखसूस वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी के पार्टिकल पास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वाले भी रुक जाएंगे, उससे कम वाले भी, यानी उससे फास्ट भी रुक जाएंगे, उससे स्लो भी रुक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर, और मैं आपको ये लास्ट पॉइंट एक बार फिर बता देता हूँ। यहां पर जब एक चार्ज पार्टिकल इंटर होता है आगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बार बार बता रहा हूं, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है तो वो एक फोर्स महसूस करता है। उस फोर्स का फार्मूला भी आप पढ़ चुके हैं, F = Q × V × B उसका फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसको उसकी डायरेक्शन किधर होती है, किधर को फोर्स लगेगी, वो भी आप फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं मालूम। ये देखिए जरा, अब यहां पर ये सरफेस यूं है ना, ऐसे आप ये सपोज कीजिए कि हमने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे, ठीक है ना। ये सरफेस अब हमारे पास ऐसे है और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ऐसे ऊपर की तरफ निकल के जा रही है, ठीक है। ये है हमारा जो है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड। अब देखिए ये जो हमारे पास थंब है, ये थंब, ठीक है, ये थंब फोर्स को इंडिकेट करता है। ये जो हमारे पास है ये वाला, ये ऐसा फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करती है। और जो ये है ना, ये करंट, या आप यूं कह लें कि चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जी, इस सरफेस के मुताबिक हमारे पास जो है वो ऐसे हमने रखी हुई है, ऐसे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकल के ऊपर को जा रही है ऐसे, और चार्ज हमारा इस तरफ को जा रहा है ऐसे, तो फोर्स उसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये देखिए ये जा रहा था ऐसे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो इस डायरेक्शन में अप्लाई होगी ऐसे। तो जब भी किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए पार्टिकल के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो वो सर्कुलर पाथ के अंदर ऐसे टर्न कर जाता है, ठीक है। तो यही हुआ हमारे साथ यहाँ पे कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि इससे परपेंडिकुलर थी, इसकी वेलोसिटी के साथ इंटर हुआ, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगी, ये जा इस डायरेक्शन में रहा था, फोर्स इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगी ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो वो फिर इस तरह से बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर टर्न करेगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कुलर पाथ में टर्न करेगी बॉडी। ये हमारे पास ये जो आयंस थे वो ऐसे सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने लगे। अब जो अलग अलग आयंस हैं उनका अलग अलग मैस है, तो मैस की बेस के ऊपर ये अलग अलग रेडियाई के अंदर मूव करने लगे। कोई इस रेडियाई के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, कोई इस रेडियाई पे, और कोई इस रेडियाई के ऊपर मूव करना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 3 मैसेज हैं, एक M1 है, एक M2 है और एक M3 है, ठीक है। एक जो है वो इस रेडियाई पे बेंड हुआ है और एक इस रेडियाई पे और एक इस रेडियाई के ऊपर, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो अलग अलग मैसेज वाले होते हैं वो अलग अलग रेडियाई के अंदर ऐसे बेंड होके आपको यहाँ पे सेपरेट होके मिल जाएंगे, ठीक। ओके जी, अब हम चलते हैं जी सेकंड बोर्ड के ऊपर। ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है उसके पास मौजूद काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे काम आएगी जब हम आगे चल के आइसोटोप का मैस कैलकुलेट करना चाहेंगे, ठीक है।
तो हम पॉइंट लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल KE इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब जरा बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरम्यान में मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता हुआ जा रहा है, अगर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो ये बहुत ही आसान होती है। आपने उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मौजूद चार्ज को मल्टीप्लाई कर देना है प्लेट्स के पोटेंशियल डिफरेंस से, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब क्यू उस पार्टिकल पर चार्ज है और वी पोटेंशियल डिफरेंस है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक है ना। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी था, ठीक है। ये वो चार्ज पार्टिकल है जिस पर चार्ज कितना जी मैं लिख देता हूँ जी क्यू चार्ज है, सही है, ओके। तो अब आपने इस मूविंग चार्ज की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो सिंपली इसके चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल डिफरेंस वी से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते तो एक और भी तरीका बता देता हूँ। देखो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का, वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी ऐसा ही होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप इस क्यू को इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो W इज इक्वल टू क्यू भी बन जाता है। और हम जानते हैं कि वर्क और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं भाई एनर्जी इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू इंटू वी। तो अब ये कौन सा एनर्जी इसके पास है, क्योंकि मूव करता हुआ जा रहा है, तो मूविंग चार्ज के पास तो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, क्यू इंटू वी। ठीक है, दूसरा मैंने आपको आसान तरीका भी बताया कि अगर इस तरह से आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, दो प्लेट्स के दरम्यान मूव करता हुआ जा रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो जितना उसके ऊपर चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर दो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट से, बात खत्म, आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, ओके जी। अब काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्केयर, हाफ एम वी स्केयर। अब यहाँ पे दो वी आ गए, एक ये वाला वी और एक ये वाला वी। मैंने इनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक को सीधा बनाया और एक को यहाँ पे थोड़ा सा टर्न किया। तो याद रखिएगा ये जो वी है ना, सिंपल ये वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है, और जो ये वाला वी है ये पोटेंशियल डिफरेंस को या पोटेंशियल को आप कह सकते हैं ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो ये वी वेलोसिटी और ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल, ये जो यहाँ पर हमने अप्लाई किया। ओके, अब देखिए जी आगे जरा, आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर ये 2 है, उसको मैंने उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया एम वी स्केयर इज इक्वल टू 2Q इंटू पोटेंशियल, ठीक है, वी। ठीक है, अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है वेलोसिटी की, ठीक है, तो m को जाके नीचे डिवाइड कर लेंगे। अब v के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, रिमूव करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2QV बाय m, इसमें हमारे पास Q चार्ज है, v पोटेंशियल आ गया और m जो है वो मैस है। ठीक है, v अब उसकी वेलोसिटी है। ये हमारे पास इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन आ गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी। अभी तक हम जितने पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उससे हम आगे बढ़ते हैं। आयंस आर देन सब्जेक्टेड टू परपेंडिकुलर एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेयर दे आर डिफ्लेक्टेड इन सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, टुवर्ड द डिटेक्टर। जो बात मैं आपको पहले समझा के लाया हूं प्रीवियस बोर्ड के ऊपर, वही बात यहां पे लिखी हुई है कि जब एक बार चार्जेस या आयंस जो है वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, एक्सेलरेट होने के बाद अब आपने यूनिफॉर्म यानी एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलरली आपने वहां पर इनको इंटर कर देना है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ओके जी। आप परपेंडिकुलरली इसके अंदर इंटर कर देंगे, तो क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैं आपको सिखा के भी लाया हूँ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी मैंने दिखाया किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, कैसे डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब वो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो वो अलग अलग रेडियाई के अंदर डिफ्लेक्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस। ठीक है, तो वही बातें यहां पर लिखी हुई हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, या आप यूं भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं एक्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल एज सेंटीपिटल फोर्स। अब देखिए इसके ऊपर जो कि पहले एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एक पार्टिकल मूव कर रहा था, आयन मूव कर रहा था, उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हुई, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और उसने उसको सर्कुलर पाथ पर टर्न कर दिया। तो जो भी फोर्स किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ के ऊपर घुमाती है, लेके आती है, उसको क्या नाम, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है ये सर्व कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसका फॉर्मूला भी मैंने इसके अंदर यहाँ मेंशन किया है। तो यहाँ पे आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है
वो सर्व कर रही है एज अ सेंटीपिटल फोर्स। इसका फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हम जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर हो रहे हैं, तो एंगल थीटा क्या होगा 90 डिग्री, तो साइन 90 पे 1 होता है, तो आप डायरेक्टली भी इस साइन 90 की टर्म को 1 लिख सकते हैं। तो आपके पास बच गया क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अब यहाँ पर ये वी बी वेलोसिटी है, ये वी बी वेलोसिटी है, ये इनको आप कटिंग करेंगे, ये वी इस वी से कट जाएगा, इधर बच गया क्यू बी, इधर बच गया एम वी ओवर आर। ठीक हो गया बच्चों? ओके जी। अब हमने जो यहाँ पर ये सारी काम कर रही है ना, तीन काम थे हमारे पास इस मास स्पेक्ट्रोमीटर के। एक तो ये था कि इस आइसोटोप्स को सेपरेट करेगा, कर लिया, 3 अलग अलग रेडियाई के अंदर फेंका उसने, उसको आप अलग अलग कर सकते हैं उसको। नंबर 2 हम उसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको फाइंड करते हैं, एंड नंबर 3 हम उनके मैसेज कैलकुलेट करते हैं। तो मैसेज कैलकुलेट करने के लिए ही हम ये रिलेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें मैस को कैलकुलेट करना है इस आइसोटोप के। तो ये रहा हमारे पास एम मैस। ठीक है, तो इसको हम एक तरफ रहने देंगे, जो आर नीचे डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे, एम मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या कर देंगे डिवाइड। सो एम की वैल्यू क्या आ गई, क्यू बी आर ओवर वी। ठीक है, अब क्यू जो है वो चार्ज है, बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाई किया आपको पता होगा, अब आर जो है वो रेडियस है उस पाथ का जिस पाथ के अंदर वो ऐसे टर्न करके गया है। ठीक है ना, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, सर्कल का रेडियस कह लें, ये सेमी सर्कल का रेडियस है। ओके, अब वी क्या है, वेलोसिटी, ये कैसे पता चलेगी? तो प्रीवियस पॉइंट के अंदर यहाँ पर हमने जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी तो वहीं से हमने इसकी वेलोसिटी के लिए एक रिलेशन निकाल के रख लिया था। ये वही वेलोसिटी जो कि यहाँ पर आप इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी, एम की ये आ गई वैल्यू। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, इसमें क्योंकि स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर लेंगे उधर भी स्क्वायर लेंगे, ये क्यू से क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये बी से बी स्क्वायर बन जाएगा, ये आर से आर स्क्वायर बन जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 2q और पोटेंशियल v डिवाइडेड बाय m आ जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक हो गया? अच्छा, अब देखिए जरा, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, उल्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये m यहाँ से शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। देखिए ना, एक ये है जो डिवाइड हो रहा है इसके साथ, अब ये उल्ट होके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी m ऊपर चला जाएगा, 2qv नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब इतने स्टेप्स तो मेरे ख्याल से आपको इस लेवल पे आने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो m है इस m के स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, इधर एक m बच जाएगा। ठीक है, और इधर से m खत्म हो गया, q का स्क्वायर था ऊपर, नीचे q है, एक उसका स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, एक q बच गया। अब b का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, r का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, और ये जो पोटेंशियल था ये v भी एज इट इज रहेगा। तो ये आ गया हमारे पास मैस का फॉर्मूला। अब आपको अगर चार्ज पता है कितना चार्ज है उस आयन के ऊपर, ठीक है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो कि आपने खुद अप्लाई किया तो आपको डेफिनेटली पता होता है, और जिस सेमी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता हुआ जा रहा है उसका रेडियस पता है, और जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया यहाँ पर बैटरी के थ्रू, ठीक है ना, वो अगर आपको पता है तो आप आसानी के साथ मैस को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने लिखा भी है, वी कैन कैलकुलेट द मैस ऑफ द आइसोटोप इफ द वैल्यू ऑफ बी आर क्यू एंड वी आर नोन। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी आप आसानी के साथ ये जो है वो मैस को कैलकुलेट कर देंगे, और ये चीज़ें हमें पता होती हैं। चार्ज क्योंकि हमने उसको एनालाइज किया, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, तो हमें पता होगा उसके ऊपर कितना चार्ज है, वो भी हमें पता होता है। और रेडियस हम कैलकुलेट कर लेते हैं मेजर करके कि कितना इसका रेडियस है जिस सर्कुलर पाथ में ये मूव करके आया है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी हमने खुद अप्लाई की है, ये बैटरी का पोटेंशियल भी हमने खुद अप्लाई किया, तो ये हमें पता होता है कितनी कितनी वैल्यू हमने इसकी अप्लाई की है। इसलिए हम इन वैल्यूज़ को पुट करके आसानी के साथ मैथ्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा तीसरा टास्क था। ठीक है, अच्छा जी। तो अब ये सारा कुछ ऐसा होता है कि जितने भी हमारे पास ये सेपरेट होके आए हैं आइसोटोप्स अलग अलग रेडियाई के ऊपर, ठीक है, वो आगे फिर जो आते हैं हमारे पास, उस डायग्राम में मैंने बताया था कि जो डिटेक्टर है उसके पास आते हैं, वहाँ से फिर एक सिग्नल जाता है, उसको एम्पलीफाई किया जाता है, एम्पलीफाई करने के बाद फिर काउंटर में जाता है, और काउंटर उसको ग्राफिकली शो कर देता है कि किस आइसोटोप की कितनी कितनी अबंडेंस है, वो भी हमें पता लग जाती है। ठीक है, वो उसको काउंट करके बता देता है कि इतने आइसोटोप्स इसके हैं, इतने इसके हैं और इतने इसके हैं, उससे हमें उनकी रिलेटिव अबंडेंस का भी पता चल जाता है। ठीक है, और हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। तो ये तीनों काम अब हमने कर लिए। अब कुछ ज़रूरी बातें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आयंस ऑफ डिफरेंट मैसेज विल स्ट्राइक फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट एट डिफरेंट प्लेसेस सो द डिफरेंट आइसोटोप्स कैन बी सेपरेटेड। मैंने बताया आपको, क्योंकि अलग अलग रेडियाई के ऊपर आके ये बैंड होंगे, मतलब एक मान लीजिए इधर आके गिरेगा, दूसरा इधर गिरेगा, तीसरा आपके बस यहाँ से यूँ गिरेगा, तो ये तीन अलग अलग बास्केट्स के अंदर आप मान लीजिए ये बास्केट्स हमारे पास, तो इस तरह इनको आप सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अब कुछ पॉइंट्स आपने जो याद रखने जो कि एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है। हैवी आइसोटोप्स हैव लार्ज रेडियाई, जिनका मास ज़्यादा होता है वो बड़े रेडियाई के अंदर मूव करते हैं, छोटे रेडियाई में मूव नहीं करते, ठीक है। और जो लाइट आइसोटोप्स होते हैं उनका जो रेडियाई होता है वो स्मॉल होता है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिखा है, M1, M2, M3 तीन हमारे पास आइसोटोप्स हैं, अलग अलग उनके मास M1, M2, M3। और अगर सबसे छोटा मास M1 है, उससे बड़ा M2 है, सबसे बड़ा M3 है, तो फिर रेडियाई के रिस्पेक्ट से भी जो M1 का रेडियाई होगा वो सबसे छोटा होगा, M2 का रेडियाई उससे बड़ा, M3 का रेडियाई सबसे बड़ा होगा। बड़े मैस का बड़ा रेडियाई होगा, छोटे मैस का छोटा रेडियाई होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स वगैरह आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में या कंसेप्चुअल में कहीं ना कहीं आपसे टेस्ट किए जा सकेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे, मैंने आपको साथ साथ बता भी दिए थे। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, व्हाई वी यूज़ द आयंस ऑफ द आइसोटोप्स इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आयंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि हमने इसमें मेन हमारा काम ये है कि हम जो है वो इन आइसोटोप्स को एक्सेलरेट करा के सीधा मैग्नेटिक फील्ड में फेंकें, ठीक है ना। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक्ट करती है, फोर्स लगाएगी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्सेलरेट करेगी चार्ज पार्टिकल को। तो अगर आपके पास आइसोटोप जो है वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा तो ना तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उसको एक्सेलरेट कर पाएगी, और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्ट होगा। इसलिए उसको आयोनाइज किया जाता है, पॉजिटिव आयन उस पर लाया जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक्सेलरेट करती है और मैग्नेटिक फील्ड में वो डिफ्लेक्ट होता है डिफरेंट रेडियाई के अंदर, ठीक है, डिफरेंट सेमी सर्कल्स के अंदर हैविंग द डिफरेंट रेडियाई। सही है। अच्छा, दूसरा एक और क्वेश्चन भी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ई एंड बी इन द मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ई का क्या फंक्शन है और बी का? ई का फंक्शन सिर्फ एक है कि वो इनको एक्सेलरेट कराए, हाई वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कराए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पर्पज है वो है इन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उनको तेजी से मूव कराना, उनको एक्सेलरेट कराना, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इसका पर्पज ये है कि ये जो तेजी से आ रहे हैं मूव करते हुए चार्ज पार्टिकल, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हों तो वो अलग अलग पाथ के ऊपर जो है वो सेमी सर्कल्स में डिफ्लेक्ट हो जाए, अलग अलग रेडियाई वाले सेमी सर्कल्स के अंदर, और हम उनको सेपरेट आउट कर सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन क्या है? उनको एक्सेलरेट कराना। मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन क्या है? डिफरेंट सेमी सर्कल्स के अंदर उनको आपने जो है वो डिफ्लेक्ट कराया, हैविंग द डिफरेंट रेडियाई, ताकि आप उनको सेपरेट आउट कर सकें। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।